कहानी के शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पीठ में एक बड़ी सी तलवार धसी हुई रहती है। वो अपना माना इस्तेमाल करते हुए हर किसी से टेलीपैथी के जरिए पूछता है, क्या यहाँ पे कोई जिंदा है? अगर कोई जिंदा है तो प्लीज़ जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हो तो अपना शरीर हिला के बता दो। हमें आसपास का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारी लाशें बिछी हुई होती है। वो फिर से बोलता है, अगर कोई जिंदा है तो प्लीज़ जवाब दो। क्या यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक बंदा हूँ जो जिंदा बचा है? फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम ऑस्कर क्रिस्टियन होता है। ऑस्कर की आंखों में एक कटे हुए सिर की झलक दिखाई जाती है। फिर हमें उस कटे हुए सिर के बंदे के बारे में बताया जाता है। उसका नाम हाई प्रीस्ट होता है। वो डीमन के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहता था। फिर हमें बताया जाता है कि ऑस्कर व्हाइट टावर का मास्टर था और हमें लड़ाई से कुछ पल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सबसे बोल रहा होता है, मैं और व्हाइट टावर के जितने भी सारे मेजर्स हैं, आज हम सभी मिलकर हाई प्रीस्ट और डीमन का खात्मा करेंगे और इस इंसानियत को बचाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर और हाई प्रीस्ट के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और लास्ट में ऑस्कर जीत जाता है और हाई प्रीस्ट का सर काट देता है। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और वहाँ पे एक लड़की आती है जो बोलती है, मैं ये बात कंफर्म करती हूँ कि हाई प्रीस्ट मर चुका है। इस लड़की का नाम एडना है और यह हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है। एडना एक ड्रैगन स्पीसीज से बिलोंग करती है। एडना बोलती है, व्हाइट टावर के मास्टर, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। मैं शुरुआत बुरी खबर से करती हूँ। जैसा कि हमने सोचा था, डीमंस ने व्हाइट टावर के अंदर बहुत सारे लोगों को मार डाला है, जिसकी वजह से आपके टावर को बहुत सारे मेजेस का नुकसान हुआ है। ऑस्कर पूछता है, तो अच्छी खबर क्या है? तो एडना बोलती है, यहाँ पे इंपीरियर फोर्स कभी भी आ सकती है और आपके लोगों को बचा सकती है, जिसमें से आपके डिसाइपल भी शामिल हैं। ऑस्कर बोलता है, यह तो बड़े आराम की बात है। तभी एडना ऑस्कर से पूछती है, क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? तो ऑस्कर अपने हाथ पे लगे खून को देख के बोलता है, नहीं, अब मुझे किसी बात की रिग्रेट नहीं है। जब तक मेरा डिसाइपल जिंदा है मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। एडना अपना सर झुकाते हुए बोलती है, इस बात की मैं पुष्टि करूंगी कि आपके डिसाइपल को कुछ ना हो। ऑस्कर हंसते हुए बोलता है, एक ड्रैगन एक मामूली से इंसान के सामने सर कैसे झुका सकता है? तभी एडना इसके जवाब में बोलती है, क्योंकि तुम इसके लिए काबिल हो और हम तुम्हारे और तुम्हारे व्हाइट टावर के मेजर्स के सेक्रीफाइस के बारे में कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑस्कर फिर बोलता है, हाँ ऐसा ही बात होगी। तभी ऑस्कर अपने मन में सोचता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई इसी बात का रिग्रेट नहीं है तो यह बात गलत होगी। मैं लास्ट बार अपने डिसाइपल से मिलना चाहता था। अगली बार मैं एक शांति भरी जिंदगी जीना पसंद करूँगा। इतना कहने के साथ ही वो मर जाता है। तभी एडना उसकी आंखें बंद करते हुए बोलती है, मैं इस बात को कंफर्म करती हूँ कि व्हाइट टावर का मास्टर मर चुका है। तभी हमें उस हिस्ट्री का पेज दिखाया जाता है जिसमें यह सब नोट किया जा रहा होता है। फिर हमें काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है। व्हाइट टावर के अंदर एक पत्ता उड़ते हुए अंदर जा रहा था। वो पत्ता जाके एक बेहोश हुए बंदे के हाथ पे लग जाता है। वो बंदा झट से उठ जाता है और गलती से अपना हाथ मार देता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो बंदा खड़ा रहता है उसके हाथ से सारा पानी उसके शरीर पे गिर जाता है और वो गुस्सा होते हुए बोलता है, अब तुम्हारी वजह से मैं गीला हो चुका हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे सोने की आदत बहुत ख़राब है, कम से कम तुम अपना एहसान तो दिखाओ जो तुम्हारी इतनी देखभाल कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर किसी और के बॉडी में फिर से रीइंकार्नेट हुआ होता है और वो बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मैं पक्का हूँ कि पिछले बार हाई प्रीस्ट ने मेरे दिल पे अटैक किया तो अपनी तलवार से मेरा दिल चीर दिया था। दिखाया जाता है कि एक बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा होता है और दरवाज़ा टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है और बोलता है, तुम जग चुके हो? वो गुस्से वाला आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है ऑस्कर को पीटने के लिए, वैसे ही ब्लू बालों वाला लड़का उसे रोक लेता है और बोलता है, रुक जाइए एल्डर, ये अभी भी बहुत कमज़ोर है, आप इसे मत मारिए। फिर हमें बताया जाता है कि इस नीले बाल वाले लड़के का नाम फ्रांस है। ऑस्कर बोलता है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? ये बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर पीले बालों वाले लड़का बोलता है, तुम अभी तक ये जानना चाहते हो कि तुम जिंदा कैसे हो? ऑस्कर बोलता है, तुम व्हाइट टावर के मेज लगते हो, क्या तुम मुझे इस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन का नाम सुनते ही दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? पीले बालों वाला लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और वो ऑस्कर पे अटैक करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही ऑस्कर विंड शील्ड को समन कर लेता है और उसका हाथ जाके सीधा विंड शील्ड पे लगता है और इसका हाथ डैमेज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंड शील्ड धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। ऑस्कर भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका विंड शील्ड इतनी जल्दी कैसे कमज़ोर हो गया। पीले बालों वाला लड़का अपने दर्द को छिपाते हुए ऑस्कर से बोलता है, तुम्हारा विंड शील्ड तो कमाल का था, मुझे अभी जाना है, मुझे ज़रूरी काम है। और वो चुपके से बाहर निकल जाता है।
जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है तभी फ्रांस की नज़र उसके हाथ पे पड़ती है। वो अपना हाथ पकड़ के रो रहा होता है। ऑस्कर अपने मन में सोचता है मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर कैसे है, और वो फ्रांस से आज की डेट पूछता है। फ्रांस उसे आज की डेट बताता है। वो बोलता है आज 21 सितंबर है। ऑस्कर बोलता है क्या मैं 5 महीने से बेहोश था? फ्रांसिस के जवाब में बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम सिर्फ कल से बेहोश थे। ये बात सुनकर ऑस्कर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत फ्रांस से पूछता है कि अभी व्हाइट टावर का मेज मास्टर कौन है? तो फ्रांस बोलता है अभी मेज मास्टर सासा है। तभी ऑस्कर फ्रांस से पूछता है एक 5 साल की छोटी बच्ची मेज मास्टर कैसे बन सकती है? फ्रांस अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है ये तो 20 साल पहले की बात थी कि वो 5 साल की थी। और फ्रांस जैसे ही खिड़की के सामने से हटता है तभी ऑस्कर शीशे में अपना झलक देखता है। वो अपनी चेहरा देख के शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर ये किसका चेहरा है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑस्कर एक कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है और बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि 20 साल में टाउन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, और रोड पे वो एक कपल को देख के अपने मन में सोचता है ये लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे मरने के 20 साल बाद भी काफ़ी कुछ बदल चुका है और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। फिर वो खिड़की को टच करके वापस से शीशे में कन्वर्ट कर देता है और शीशे में अपनी झलक देखते हुए सोचता है कि मुझे अब इस बंदे के बारे में पूरी तरह जान लेना चाहिए। वो बैठे हुए अपना मेडिटेशन करता है और बोलता है ये बंदा 20 साल का है और लेवल 1 का मेज है। इसने एक इलीगल पोशन को पी लिया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी कोलैप्स कर गई थी। फिर वो उसकी बॉडी के अंदर के माना को चेक करता है और ये देख के शॉक हो जाता है। ये एक लेवल 1 का मेज है और इसके पास इतनी ज़्यादा माना कैसे है? इसका ज़्यादातर माना रिफाइन नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि इसने जो इलीगल पोशन पिया था इसकी वजह से इसका माना इतना बढ़ चुका है। तभी उसकी नज़र माना फ्लो के अंदर एक बैंगनी रंग के कलर पे पड़ती है। वो उसे अपनी उंगली से बाहर निकालते हुए ज़मीन पे गिरा देता है और वो देखता है कि वो तो एक पॉइज़न है। आखिर इस बॉडी के अंदर पॉइज़न कर क्या रहा है? तभी वो हंसते हुए बोलता है अब मैं पूरी तरह बात समझ चुका हूँ। ये पॉइज़न इस बंदे के पास कैसे पहुँचा? वो इलीगल पोशन इस तक जानबूझकर इसके पास कम दामों में पहुँचाया गया है ताकि इसे इस्तेमाल कर कर इस बंदे को जान से मार दिया जाए। शुक्र है कि बोतल में थोड़ा सा पोषण बचा हुआ था जिसकी मदद से मैं उन लोगों को ट्रेस कर पाऊंगा जो इसे मारना चाहते थे। मुझे ये ज़िंदगी दोबारा से मिली है और इसे मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। मरने से पहले मैंने ये बात सोची थी कि इस बार मैं अपने लिए और अपनों के लिए इस बार स्वार्थी होकर जीऊँगा। मैं ऑस्कर क्रिश्चियन ये शपथ लेता हूँ कि मैं इस बॉडी के ओनर के लिए इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा अपने बॉस से बोल रहा होता है बॉस एक वाइट टावर का मेज हमारे स्टोर में घुस गया था और उसने सब कुछ तबाह करके हमारे आदमियों को मार डाला। बॉस गुस्से में बोतल टेबल पर पटक देता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है? आखिर कौन है वो बंदा? तो वो आदमी उसे बताता है कि सर वो ऑस्कर है जिससे हमने इलीगल पोशन दिया था। तभी बॉस बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? उस इलीगल पोशन में तो हम लोगों ने पॉइजन मिलाया था। उसे मरवाने के लिए एक वाइट टावर का मेज आया था जिसके हाथ में एक वाइट कलर की अंगूठी थी और वो उसे मरवाना चाहता था। तभी वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि कोई खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। बॉस पूछता है कौन है वहाँ पे? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं ऑस्कर होता है। ऑस्कर बॉस से बोलता है तो अच्छा मुझे मारने के लिए और भी लोग शामिल थे? बॉस बोलता है क्या तुम्ही ने मेरे सारे आदमियों को मार डाला था? ऑस्कर बोलता है हाँ वो मैं ही था। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, तो चलो हम लोग बातें शुरू करते हैं। बॉस गुस्से में अपने आदमी से बोलता है इसे मार डालो। उसका आदमी यस सर बोल के उसका गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी ऑस्कर यह सब देख रहा होता है और बोलता है ठीक है आ जाओ। वो अपने एक विंड स्लैश मारता है जिसकी वजह से उसका सर कट कर जमीन पे गिर जाता है। ऑस्कर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ इसका सर ही काट पाया। बॉस गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो और अपनी बंदूक निकालकर उसके तरफ 3 गोलियां फायर कर देता है। ऑस्कर भी बोलता है ये तो बड़ा मज़ेदार है। फिर वो अपना विंडशील्ड इस्तेमाल करता है और बुलेट को रोक लेता है और बोलता है इसके अंदर से मैं माना को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इन्हें ही तुम लोग बुलेट्स कहते हो? मैं ये तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, और ये अपना रिवर्स मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसे वापस भेज देता है। वो गोलियां जाके सीधा बॉस को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ऑस्कर बोलता है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे बंदे तुम्हें बचाने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे साइलेंस मैजिक का इस्तेमाल किया है। यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती है। अब तुम मेरे सवालों को जवाब दो। मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था? बॉस जैसे ही उसका जवाब देने के लिए मना कर देता है वैसे ही ऑस्कर उसे मुंह पे लातों से मारने लग जाता है। ऑस्कर गुस्से में बोलता है लगता है तुम्हारी जुबान की कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज़्यादा है, और उसे अपने माना का इस्तेमाल करते हुए उसे भयानक दर्द देने लगता है।
उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभाई गई है। ऑस्कर बोलता है, मैं टॉर्चर देने में अच्छा नहीं हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सारे सवालों को जवाब दे दो। बॉस उसका पैर पकड़कर रोते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे दूंगा। ऑस्कर बोलता है, तो ठीक है, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। बॉस बोलता है, मेरे पास एक आदमी आया था। उसने मुझे एक चीप इलिक्सर और कुछ पैसे दिए थे और उसने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम तक ये कम दामों में पहुंचा दूं। मैं इस ऑफर को मना नहीं कर पाया। मैं उस बंदे का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने हुडी पहना था। ऑस्कर बोलता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और भी बता सकते हो? तभी वो बॉस बोलता है, हाँ, मैं उसके बारे में कुछ और भी बता सकता हूँ। उसकी परफ्यूम बहुत ही यूनिक थी और उसकी परफ्यूम से मिंट फ्लेवर की खुशबू आ रही थी। ऑस्कर बोलता है, तुम मुझे मारने के बाद कैसे डील करने वाले थे? तभी बॉस बोलता है, अभी व्हाइट टावर की हालत बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचा ही नहीं था। ऑस्कर बोलता है, व्हाइट टावर की स्थिति खराब चल रही है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जब से मैंने उस चीप एलिक्सर को पिया है तब से मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। तो बॉस बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। बॉस उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और बोलता है, इसमें तुम्हारे सारे काम की चीज़ है। ऑस्कर भी उसे ले लेता है। ऑस्कर ये देख के शॉक हो जाता है कि व्हाइट टावर बिजनेस में बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके पास कोई भी एडवांस लेवल का मैजिक नहीं है। फिर हमें येलो टावर के बारे में बताया जाता है। इसमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है और स्ट्रीट लैंप और कार जैसे चीज़ें बनाई जाती है। ब्लू टावर में वाटर, एग्रीकल्चर और पोशंस का बिजनेस किया जाता है और रेड टावर में मॉन्स्टर को मारने का मिशन लिया जाता है। तभी ऑस्कर बॉस से पूछता है, व्हाइट टावर में क्या होता है? बॉस बोलता है, व्हाइट टावर में डिलीवरी का काम किया जाता है। इतना सुनकर तो ऑस्कर के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, क्या डिलीवरी? ऑस्कर अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, क्या ये लोग पोस्टमैन का काम कर रहे हैं? ऑस्कर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तभी बॉस बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ व्हाइट टावर का भी मेज मास्टर। ऑस्कर का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, वो तो मेरा ही डिसाइपल है। तभी ऑस्कर बॉस से पूछता है, व्हाइट टावर क्या पोशंस नहीं बनाती है जो ब्लू टावर को पोशंस बनाने पड़ रही हैं? तभी बॉस बोलता है, व्हाइट टावर में अभी कोई भी नहीं बचा है जो अच्छे से पोशंस बना सके, इसलिए ब्लू टावर इसका फ़ायदा उठा के पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया है। बॉस बोलता है, ऑस्कर मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। तभी ऑस्कर फाइल उठा के अपने मन में सोचने लगता है, उसने मुझे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? फिर वो उस फाइल को खोलता है और उसके सारे बुरे काम को पढ़ने लग जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम एक कचरा हो। तभी बॉस उसका नाम लेते रहता है लेकिन ऑस्कर खिड़की से कूद जाता है और जाते हुए बोलता है, अपनी अगली लाइफ में अच्छे बनने की कोशिश करना। ऑस्कर फिर अपने रूम में आ जाता है और सोफे पे बैठ के बोलता है, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया, मैंने कुछ ही स्पेल इस्तेमाल किए थे, क्या मैं उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर ऑस्कर अपना सबसे ज़्यादा ताकतवर मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि वो बॉल्स उसके हाथ से गायब हो चुका होता है। ऑस्कर बोलता है कि मैं अभी भी उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यह बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसे मुझे सबसे पहले स्कैन करना होगा। फिर वो फाइल उठाते हुए बोलता है, जब तक मेरी बॉडी स्कैन हो रही है तब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता हूँ इस बॉडी की ओनर की। फिर हमें उस बॉडी के ओनर के बारे में बताया जाता है। वो बचपन से बहुत ज़्यादा अकेला था लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जीनियस था। उसके थीसिस कमाल के थे पर किसी कारण की वजह से वो हमेशा से लेवल 1 का मेज ही रह गया। क्या उसे माना डिफिशियंसी सिंड्रोम है? अगर ये बात सच है तो वो अभी तक लेवल 1 पे ही क्यों है और उसके थीसिस इतने बढ़िया क्यों हैं? ये बंदा मैजिक को दूसरों से बढ़िया अच्छे तरीके से समझ पाता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी का स्कैनिंग पूरा हो चुका होता है। वो उसमें अपनी सारी डिटेल्स पढ़ रहा होता है और वो देख के ये शॉक हो जाता है कि इसे माना डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है, इसका माना सर्किट किसी ने सील्ड कर दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।